नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हम हेल्थ बजट के ऊपर बात करेंगे। ये एक मैंने लेख लिखा था अंग्रेजी में, 3 दिन पहले छपा हुआ डबल हेलिकल मैगजीन जो दिल्ली से पब्लिश होता है। उसका टाइटल था, जो हेल्थ बजट हमारा हर साल हम बनाते हैं और हर साल हम इसका चर्चा होता है, ये एक बैंडेड जैसा है जो कि बहुत गहरे घाव को भरने की कोशिश कर रहा है। छोटा सा बैंडेड, वो भी गलत जगह हम लगा रहे हैं। तो हमारा टाइटल वही था, बैंड एड फॉर डीप वुंड्स। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज़ादी के टाइम से ही, इसके पहले तो था ही उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर आज़ादी के टाइम एक कमेटी बैठा था, बोर्ड कमेटी। उसने काफ़ी अच्छे प्लान बनाए थे। बोर्ड कमेटी रिपोर्ट, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। पर उसका अभी 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, 77 ईयर्स आज़ादी के हो गए हैं। अभी भी हम उससे काफ़ी अलग ही रास्ते में चले गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हर साल, हमने जो लिखा है इसमें, कि हर साल ये इसके ऊपर डिबेट चालू हो जाता, विवाद चालू हो जाता। हेल्थ बजट होते हैं, एक्सपर्ट अपना अपना ये देते हैं कि इसमें क्या अलर्ट किया, उसमें क्या क्या दिया। और और ये पैसे की बात किया जाता है कि ये इसमें इतना पैसा दिया, इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए इतना पैसा दिया। और इसी में बात करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि खाली पैसा ही नहीं होता है। हमने इस लेख में बताने की कोशिश किया है कि जो बजट करते हैं हम का पैसा ही नहीं होता है। जैसे घर का खर्चा होता है, खाली कितना आदमी कमा रहा है, वो उससे पूरा अंदाज नहीं मिलता है किस में खर्चा कर रहा है और किस दिशा में उसको खर्चा हो रहा है। आप अगर कमाते बहुत है और आप ऊपर के फिजूल खर्चे में निकाल देते हैं, और आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या हेल्दी फूड पे खर्चा नहीं करते हैं, या लाइफस्टाइल में आप खर्चा नहीं करते हैं, तो आपका हेल्थ नहीं इम्प्रूव होगा। ऐसे ही देश में अगर आपका जो प्लानिंग है, हेल्थ प्लानिंग, अगर आप गलत होगा, तो आपके पास जितना भी आप हेल्थ बजट का पैसा बढ़ा देंगे, उससे जन का पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये मैंने इस पे मैंने ये किया है। और हमने कहा है कि पैसा तो एक बजट होता है, पर पैसा किस चीज से लगाया जाता है, वो निर्भर करना चाहिए कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य की समस्या है, जो बीमारियां ज़्यादा हो रही है, जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा लोग, पूरा हमारा पोटेंशियल नहीं डेवलप हो रहा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, उसमें हमारा हर देश का अलग अलग होता है। हर देश का समस्या, स्वास्थ्य समस्या अलग होता है। और टॉप डाउन अप्रोच है कि ये बीमारी के ऊपर ऊपर से कोई बता रहा है कि ये ज़्यादा ये है। हमको अपना खुद का ये करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी हमारे हैं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे कंट्री में बराबर से फैला होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पताल है, पर जो गांव है या थोड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी चले जाएंगे तो आपके पास पूरे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी जो गरीब आदमी को जा सके। तो इसमें आपका बजट जो है मिसयूज हो रहा है एक प्रकार से। तो हमने फिर इसमें ये भी उदाहरण दिया कि ऐसे भी कुछ देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं हेल्थ बजट में, गवर्नमेंट खर्चा करता है, पर उनका जो हेल्थ आउटकम है, पब्लिक सेटिस्फैक्शन हेल्थ के ऊपर उतना नहीं है जितना खर्चा करते हैं। और सबसे जो अच्छा हमने उदाहरण दिया है अमेरिका का, यूएसए का। अमेरिका एक देश है जहाँ पे सबसे मैक्सिमम पूरे दुनिया में हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं, हेल्थ बजट में। उनका है 15%। 15% वो अपना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, 15% वो अपने हेल्थ में खर्चा करते हैं। जबकि यूरोप के दूसरे देश है, जो फ्रांस या जर्मनी, वो 11-11% करते हैं। कनाडा 10% करते हैं। 8% यूके करता है।
और जितने भी एशिया और अफ्रीका के देश हैं वो 5% से भी कम करते हैं अपना जीडीपी का। हमारे इंडिया में तो शायद 2% ही हम खर्चा करते हैं, शायद उससे भी कम। तो यूएसए जिसने सबसे ज़्यादा खर्चा करता है हर साल हेल्थ पे, ये एक उदाहरण होना चाहिए दूसरे कंट्री के लिए कि हम पैसा अगर बढ़ाएंगे हेल्थ बजट पर हम सही दिशा में उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि उससे हमको पैसा पानी में जाएगा एक प्रकार का। और फिर हमने इसके ऊपर कुछ हमने विश्लेषण किया है कि क्या वजह है कि इतना यूएसए का मॉडल इनएफिशिएंट क्यों है, एफिशिएंसी क्यों नहीं है, वो जितना खर्चा करते उतना हमें फायदा क्यों नहीं मिलता लोगों को। उससे क्या हो गया, लोग इंक्रीज कंज्यूमरिज्म हो गया, एक प्रकार से मार्केट फोर्सेस आ गए हैं। और ये मार्केट फोर्सेस से क्या हो रहा है कि कई ऐसी चीजें, दवाई या कुछ मेडिकल इंटरवेंशन जिससे कि इतना फायदा नहीं है पर प्रमोशन है मार्केट फोर्सेस का, उसकी वजह से ये उतना आउटपुट नहीं है। मार्केट फोर्सेस जो है, व्यवसाय है, प्राइवेटाइजेशन है। और अमेरिकन्स क्या है कि बहुत उसमें फिर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका मार्केट फोर्सेस जो प्रमोट कर रहा है वो अमेरिकन्स उससे मोहित हो जा रहे हैं। और मेडिकल केयर जो प्रमोट किया जा रहा है उसका फायदा कितना है वो हमेशा उतना फायदा नहीं होता जितना प्रॉमिस किया जाता है। तो उससे खर्चा बढ़ गया है पर हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रहा है। और इसको कहते हैं एलोकेशन इनएफिशिएंसी, मैंने जो पैसा आपने एक चीज के लिए दिया है गलत चीज के लिए खर्चा किया है आपने। और इससे क्या होता है, पैसा जितना भी खर्चा करोगे वो फायदा उन लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। और इसकी वजह कई है, कुछ चीजें तो है वही जो कि जरूरत है, जैसे हमारे एडवांस हुए मेडिकल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो गया, काफी महंगी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और दवाइयाँ भी काफी महंगे हो गए हैं। और पर हमेशा टेक्नोलॉजी कई बार बहुत फायदेमंद होते हैं पर कई बार ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं। उससे क्या होता है, टर्सरी लेवल हेल्थ केयर की तरफ ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। टर्सरी लेवल मतलब बहुत ही सीरियसली आदमी इल हो जाता है, बड़े बड़े अस्पताल में जो इलाज मिलता है उसको टर्सरी लेवल। हेल्थ केयर के 3 लेवल बताए जाते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्सरी लेवल। जैसे स्कूल होता है, प्राइमरी लेवल स्कूल होता है, मिडिल लेवल होता है, हाई स्कूल होता है। तो प्राइमरी लेवल में जो कि बुनियाद है अपना हेल्थ का, जो कि अच्छा सैनिटेशन, वाटर, फूड, जो बीमारियां हैं जो शुरू में ही पकड़ पकड़ लिया जाए कि बीमारियां ज़्यादा दूर तक ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। अगर प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर होगा तो हमको सेकेंडरी लेवल हेल्थ की कम जरूरत होगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हमको बड़े बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर टर्सरी लेवल हमारे बढ़ रहे हैं तो मतलब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में हमने नेगलेक्ट किया है। अगर हाई स्कूल में बच्चा फेल हो रहा है बार बार तो इसका मतलब प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल वो ठीक से पढ़ाई नहीं किया उसने। तो हम अभी उस स्थिति में अमेरिका आ गया है और हम भी सब अमेरिकन स्टाइल से जा रहे हैं कि प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल का बीमारी को लोग वो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, लोग बीमारी बढ़ जा रही है। और फिर वो टर्सरी केयर, टर्सरी केयर जो बड़े बड़े अस्पताल में बीमारी को बहुत आगे जब फैल पहुंच जाती है, सीरियस हो जाता है, घाव गहरे हो जाते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है। अब हेल्थ बजट में बैंडेड जैसा है, इतना कॉस्टली कर दिया आपने क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर नेगलेक्ट किया तो इससे आपका कॉस्टली बन जाता है। गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और आम आदमी का भी खर्चा बढ़ जाता है, दोनों का खर्चा बढ़ जाता है। और हेल्थ बजट भी बढ़ता रहता है पर आदमी बीमारियां भी बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या है कि और दूसरा क्या चीज़ है कि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस से क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ जाते हैं और कोर्ट में भी केसेस हो रहे हैं, लिटिगेशन हो रहा है। थोड़ा भी इतना एक्सपेक्ट हो गया कि हमेशा ठीक ही होना है, थोड़ा भी चूक जाता है डॉक्टर से या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से तो उसको कोर्ट में खींच के ले जा रहे हैं, अमेरिका में हो रहा है।
तो उससे क्या होता है कि डिफेंसिव मेडिसिन हो जाता है एक प्रकार से क्या है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है सब ऑर्डर कर देता है डॉक्टर, क्योंकि बाद में अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको बोलेगा तुमने ये जांच नहीं किया, मुझे उससे उससे भी खर्चा बढ़ जाता है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाते हैं। और इसमें भी मार्केट फोर्सेज आ जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको भी इसमें मुनाफा मिलता है। तो इससे कई स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो है ही, और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है। और क्योंकि इन लोग काफ़ी अपना रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं, तो इनको तो पैसा बहुत लगा देते हैं, तो इनको तो अपना वो तो करेंगे प्रॉफिट के लिए। और मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से क्या हो गया, हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। और काफ़ी उसमें रिसोर्सेज लग जाते हैं। अब उसका जो दिशा है, नज़र है, वो सही नहीं है, दूरदृष्टि ठीक नहीं है। तो उसमें हमने जैसे कहा कि प्राइमरी सेकेंडरी केयर नेग्लेक्ट हो गया है। और इन्वेस्टमेंट फोकस्ड अभी जितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं नए हेल्थ बजट में भी जो हो रहे हैं, या बीच में जो कुछ स्कीम्स आए हैं, वो टर्सरी केयर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। होने चाहिए बड़े अस्पताल, पर अगर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी केयर अच्छा होगा तो इतने बड़े अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनहेल्दी डाइट, दूसरे मार्केट फोर्सेस में अपने डाइट भी आ जाते हैं, फास्ट फूड आ जाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड आ जाते हैं। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी आ जाते हैं, उसमें मोटापा बढ़ रहा है, और दूसरी बीमारियां डायबिटीज हाइपरटेंशन बन रहा है। और इससे क्या है कि इससे भी कॉम्प्लिकेशन से आपको टर्सरी लेवल हेल्थ केयर बढ़ ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो इट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज नॉट ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें आपका लाइफस्टाइल भी आ जाता है, डाइट भी आ जाता है। इसमें अभी उल्टा चल रहा है मार्केट फोर्सेज में, आपको शुगर के सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फिर फास्ट फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, उसका फिर लोग आजकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज के फैसिलिटीज नहीं है। ये सब होने से क्या हो रहा है कि टर्सरी लेवल हेल्थ केयर बढ़ रहा है, और बजट हेल्थ का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। और कोविड 19 महामारी ने हमको ये भी बता दिया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और फिट रहना ये खाली ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के लिए जरूरत नहीं है, पर कोविड जैसा बीमारी है, महामारी है, उसके लिए भी। क्योंकि कोविड के दौरान जितने भी ज़्यादा डेथ्स हुए थे वो उन्हीं लोगों में हुए थे जिनको दूसरी बीमारियां है या मोटापा हो। तो अगर हम मोटापा से बच के रहेगा पूरा पॉपुलेशन, तो उसको दूसरा महामारी में भी उसको ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अभी जो हमारे जो अमेरिका और यूरोप का जो मोटापा है वो 3 गुना ज़्यादा है अफ्रीका और एशिया, और उनका 10 से 20 गुना ज़्यादा उनका डेथ रेट था कोविड से। तो अफ्रीका का तो वैक्सीनेशन कवरेज 5% से भी कम थे मोस्ट कंट्रीज में, पर उनका मोटापा वगैरह नहीं था बोल के उनका कोई उनको ना 5% वैक्सीनेशन कवरेज के बाद भी उनके यहाँ कोविड का कोई ज़्यादा असर नहीं है। तो इंडिया के लिए क्या क्या, अमेरिका से क्या क्या सीख सकता है? ये अमेरिका से ये सीख सकता है कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो मार्केट फोर्सेस फॉर फास्ट फूड। एंड हमने जो स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस के टाइम, हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटीज, हमारे जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे, और उससे हम काफी दूसरे रास्ते में चले गए। हम अमेरिकन वे में जा रहे हैं प्लानिंग में। उसमें क्या है, स्पेशलिस्ट और सब स्पेशलिस्ट। फर्स्ट कांटेक्ट जनरल प्रैक्टिशनर, हमारा जो जनरल प्रैक्टिशनर होता था, जो डॉक्टर सब बीमारी को देख लेता था, वो अभी बैकग्राउंड में चला गया है। और अमेरिका जैसे हम मार्केट फोर्सेस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ रहा है, जो कि हमारे हेल्थ पॉलिसी में भी आ रहा है। इससे हमारा नज़र और कमज़ोर हो रहा है। हम अपना जो समस्या है, हमारा जो स्वास्थ्य समस्या है, उसको ठीक से हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, और उसकी बजट को नहीं। एंड उसमें क्या है, एलोकेशन इनएफिशिएंसी हो रहा है, हम उधर पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे हमको कम हमको रिटर्न मिले। अभी इंडिया का स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस के टाइम अच्छे से एक प्लान बना जिसको कहते हैं द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, नोन एज द भोल कमेटी। एक भोल कमेटी बचा था सर जोसेफ भोल के नेतृत्व में। और उन्होंने पब्लिक हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य का क्या
प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या हमारे लिए ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, उन्होंने पूरा इस रिपोर्ट में पेश किया है। ये रिपोर्ट तो काफ़ी सोच समझ के बनाया था, काफ़ी सर्वे करके बनाया था, और काफ़ी उसका नज़र काफ़ी दूरदृष्टि से बनाया था। और उसके बाद आज़ादी के बाद से जितने भी हेल्थ बजट्स बने, प्लानिंग हुए, लगता है कि हम उसके उस रास्ते से हम भटक गए हैं। भोर कमेटी ने जो बनाया था, तो थोड़ा सा बताते हैं। भोर कमेटी ने क्या बताया था कि हमारा स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, जन स्वास्थ्य जो है काफ़ी खराब है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि बेस्ट इंडिकेटर किया जाता है पब्लिक हेल्थ का। जो शिशु है मरते हैं, 1 साल के पहले जो शिशु मर जाते हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, ज़्यादा दिन लोग जीते नहीं है। और इसमें क्या है, हमारा सैनिटेशन ठीक नहीं था, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था, हेल्थ सर्विसेज नहीं थे जो कि आम आदमी जा सके, खान पान ठीक नहीं था पूरे, एंड मेडिकल प्रिवेंशन, हेल्थ केयर, बीमारी के रोकथाम के लिए हमारा अच्छा सिस्टम नहीं था, और हेल्थ एजुकेशन और जनरल एजुकेशन भी कम था, लिटरेसी भी कम था। और ये मेन कारण है हमारे पुअर स्टेट में। तो भोर कमेटी ने क्या किया कि उन्होंने जो बताए थे कि हमको डायरेक्ट हमको अटैक करना चाहिए इन सब फैक्टर्स में, इन सब कारणों में, जिससे कि एंड हमको पब्लिक ओपिनियन को जागृत करना चाहिए, और टाइम से हम इसको धीमा ना कर दें। ये जो एक प्रकार का पब्लिक ओपिनियन को और हेल्थ प्रॉब्लम को नज़र में सामने लाए हैं, और इसको डायरेक्ट अटैक करें, और पर दुख की बात है कि कोई बातें नहीं करता आजकल बोर्ड कमेटी का। और ये भी कहा था कि इससे हमको काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है। अभी भी आपको मालूम है कि इंडिया का 100 के बाद ही आता है नंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इतने सारे 193 कंट्रीज में 100 के बाद ही आता है। तो इससे क्या है कि हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं होता है जितना होना चाहिए। हालांकि अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं, पर जितना हमारा पोटेंशियल है उतना नहीं ग्रो है। और किस वजह से? मैल न्यूट्रिशन की वजह से, पोषण नहीं मिल रहा बच्चों से बचपन से, मोबिलिटी मोर्टेलिटी, बीमारियां हो रही है, लोग बीमार है और मर रहे हैं बीमारियों से बहुत ज़्यादा। और ये सब ज़्यादा जरूरी है अपने हेल्थ इकोनॉमिक्स प्लानिंग में, खाली पैसे से नहीं। और उन्होंने कहा था, भोर कमेटी ने कहा था कि ये एक ओवरऑल प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, देश को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये हेल्थ एक इम्पोर्टेंट प्लान होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि प्राइमरी केयर क्या होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ यूनिट हर 10,000 20,000 पॉपुलेशन, 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन गांव के लेवल में एक 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल कितना? 75 बेड का हॉस्पिटल सोचिए, गांव लेवल में है, होना चाहिए। उसमें 6 मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, 6 डॉक्टर होना चाहिए, उसमें सर्जन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो ये सोचो, उन्होंने बताया था। आजकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कई बार सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा आपको, तो कुछ कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने गांव में बोला था, गांव में अभी आज के तारीख में एक पीएससी में एक आध मेडिकल ऑफिसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा था 6 मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, और 75 बेड होना चाहिए। और इसके आगे 30 ऐसे प्राइमरी हेल्थ यूनिट के ऊपर एक सेकेंडरी हेल्थ यूनिट होना चाहिए, जिसमें 650 बेड का अस्पताल होना चाहिए, और सभी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अभी सोचिए, ये ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल में 650 बेड अस्पताल होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो 2,500 बेड का अस्पताल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि टर्शरी केयर देगा। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी हमारे 400 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे वो अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है जहाँ पे कि बहुत ही बेसिक, कई बार काफ़ी नेगलेक्ट है ये पब्लिक हेल्थ, जहाँ पे आदमी, कोई आम आदमी जा सके। और गांव में जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट में, तो मैंने बताया कि शायद ही स्पेशलिस्ट मिलेगा आपको कोई। और हमको क्या है, हमारे कंट्री का सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। गर्भवती महिलाएं जन्म देने के टाइम, हमारे 1 लाख महिला जन्म देती है, तो उसमें से 90 महिला मर जाती है जन्म देते टाइम। इसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी।
1 लाख में 90 मर जाती है, क्योंकि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है गांव के लेवल में, इसके लेवल में। तो डिफिकल्ट लेबर में गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और अभी भी 70 साल 75 साल से ज़्यादा हो गया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और दो तो इंडियन बिलियनर है फोर्ब्स लिस्ट में। इंडिया का रैंक है 111 आउट ऑफ 125 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, बताया ना 100 के आगे है। इनका इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे का आहार नहीं मिल रहा है। और ये बच्चे बड़े होके इनको डायबिटीज हाइपरटेंशन होता है, आजकल का शोध बताता है। 4,000 बच्चे रोज मर जाते हैं हमारे यहाँ, अंडर 5 बच्चे। किससे मरते हैं? डायरिया से, इससे मर जाते हैं। और मेल न्यूट्रिशन की वजह से उनका ज़्यादा 4,000 बच्चे रोज मर रहे हैं, बताइए अभी। और कम्युनिकेबल डिजीज में टीबी में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं हमारे यहाँ। 1400 इंडियन रोज टीबी से मर जाते हैं, भारतीय। 1400 भारतीय मर जाते हैं, बताइए, जिसका ट्रीटमेंट है। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, जापानीज इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, ये सब तो है ही, आपको मालूम है। कई लोगों को अभी डेंगू और चिकनगुनिया हो रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि हम अभी वो हेल्थ केयर का जो हमारा लेवल है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोप के जो देश है, यूएसए के देश है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो उनका हेल्थ स्टेटस था, हम अभी भी उसी लेवल में है, या हम इतने पीछे हैं हेल्थ में। और हम अभी क्या कर रहे हैं कि देखा देखी जो उन लोग कर रहे हैं हेल्थ में, अमेरिका कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। जैसे गरीब आदमी को खाने पीने को नहीं है, पर वो नया गाड़ी खरीद रहा है, नए कपड़े पहन रहा है। हम अभी हेल्थ प्लानिंग में हम ऐसे कर रहे हैं। हम कैसे इस भटक गए, तो उसके बारे में हमने कहा है कि एक प्रोफेसर है, पहले फॉर्मर प्रोफेसर एम्स न्यू दिल्ली के, डॉक्टर बिदु के मोहंती, वो रिटायर हो गए अभी। वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो 3 स्टेजेस से गुजरा। 1950 से 1980 एक स्टेज था, फिर 1981 से 1992, और फिर 1993 से अभी आज का। तो पहला 30 साल आज़ादी के बाद घोर कमेटी ने जैसे बताया था, सुझाव दिया था। तो हेल्थ सर्विसेज जो थे, कुछ तो प्राइवेट प्रैक्टिस कम ही थे, पर मोस्टली क्या थे, सैलरीड गवर्नमेंट डॉक्टर्स देखते थे लोगों को। तो उसमें पैसे नहीं खर्चा होता था लोगों का। एंड द 3 टायर्ड प्राइम पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल में थोड़ा स्केलेटल उसका बन गया था। हालांकि कभी ऐसा नहीं कि हम इतने स्थिति में आए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 75 बेड है या 6 डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं। पर थोड़ा सा ढांचा बन गया था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर विलेज, तालुक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में था, टू ट्रीट मेजोरिटी ऑफ बीमारियां, जो मेन बीमारियां उसी लेवल में इलाज हो जाए। और प्रिवेंटिव एंड हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य को अच्छा करने का और बीमारी से बचने के सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट पहले 30 साल में जितना भी हो सके उतना दे पाए। ऐसा किया था प्लानिंग। उसके बाद क्या हुआ, अगला डिकेड, अगले 10 साल में क्या हुआ कि धीरे धीरे डिके हो गया। ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कमजोर होता गया, क्योंकि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, इकोनॉमिक सेटबैक हुआ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मेडिकल एजुकेशन में भी कमी आ गई, जब मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट वाले ही होते थे। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1980 में स्टार्ट हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर साउथ में चालू हुआ, फिर अभी तो आगे आगे बढ़ता गया प्राइवेट कॉलेज। और आज के तारीख में आधे से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज देश में प्राइवेट है, और नर्सिंग कॉलेज भी। और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें भी कमियां आ गई है, पैसे की कमियां आ गई है। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप धीरे धीरे चालू हो गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ गए। इसके बाद सबसे ज़्यादा चेंज क्या हुआ, भूकंप कब आया? 1992 के बाद।
1992 में क्या हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन सब सेक्टर में हो गया। तो भी हेल्थ सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन होगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो कि मेन दो चीज है जिसको कि गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने शायद एक प्रकार से अपना जिम्मेदारी को नहीं निभाया हो सकता है, और क्या हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हेल्थ सेक्टर में भी हो गया ज़्यादा। द enormous changes in health financing एंड 21st सेंचुरी, तो उसमें हाइब्रिड मॉडल हो गया, मिला जुला मॉडल, कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि हेल्थ केयर डिलीवरी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक मिला के, तो उसमें नज़र, क्लियर विजन नहीं है, एक दिशा नहीं है, एंड मार्केट फोर्सेस का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ। अब इसमें क्या हो गया, जबकि भोर कमेटी ने क्या बोला था कि जो चीज हमने नेग्लेक्ट किए हैं, जिससे कि बीमारियां होनी नहीं चाहिए थी, जैसे वो नेग्लेक्ट ज्यादा हो गया। और हमारा जो हाईटेक मेडिसिन है, जैसे कि हाई एंड सर्जरी है, बड़े बड़े सर्जरी, बड़े बड़े अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने अच्छे हो गए कि हम 5 स्टार टर्सरी केयर, 5 स्टार हॉस्पिटल आ गए, और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता था 5 स्टार। पर उसमें मेडिकल टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा दिया, तो इट वाज वेरी ग्लैमर आ गया, ग्लिट्स आ गया। पर ये कई, इसमें जरूरत, इसमें क्या हो गया कि प्राइमरी सेकेंडरी केयर और नेग्लेक्ट हो गया, कोई उसकी तरफ जाता भी नहीं था। डॉक्टर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, क्यों जाएगा वो गांव में, तालुका में अस्पताल में, वो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। और बेचारे जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस को ये इवन प्राइमरी सेकेंडरी केयर नहीं मिल रहा था, और वो नहीं मिलेगा तो उनकी बीमारियां बढ़ जाएगी, तो वो भी शहर की तरफ ही भागेंगे इलाज के लिए, तो टर्शरी केयर का और क्राइसिस हो जाएगा, और टर्शरी केयर बढ़ेगा। तो ये इसमें एक मार्केट फोर्सेस को फायदा ही है, टर्शरी केयर में काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी बीमारी है। तो ऐसे एक तो लग रहा है चलो इलाज हो रहा है, गरीब को भी इलाज मिल रहा है, पर वो प्राइमरी सेकेंडरी अगर अच्छा केयर हो तो उतने लोगों को टर्शरी केयर का डिमांड शायद कम हो जाए थोड़ा, जो कि बहुत कॉस्टली है, और रिजल्ट्स भी हमेशा अच्छे नहीं होते। तो मार्केट आ गया, व्यवसाय आ गया। अब वो मार्केट का ऐसा है कि हम अलग नहीं रह सकते मार्केट से, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना, खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत होता है, नए दवाइयाँ, नए मेडिकल प्रोजेक्ट, और उससे इंडस्ट्री बन गया, और उससे बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। पर इसमें क्या, हम एक ही तरफ देख रहे हैं, ग्लिट्स एंड ग्लैमर, हाईटेक, एंड उससे क्या है कि जब भोर कमेटी से जो ये था, दिशा दिया था उन्होंने, उससे और अलग होते गए, अलग होते गए, कि 75 बेड होना चाहिए 10,000 20,000 पॉपुलेशन में, तालुक में 650 बेड का अस्पताल होना चाहिए, कहाँ है कोई तालुक में, पता नहीं 600, और हर डिस्ट्रिक्ट में 2,500 बेड का अस्पताल होना चाहिए। तो ये अगर हो जाता है तो हमारे को जन हेल्थ अच्छा रहता लोगों का, ज़्यादा बीमार नहीं होता कि टर्सरी, और पैसे की खर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट को भी पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में लगता, पर ज़्यादा बीमारियां, अगर अननेसेसरी प्रोसीजर्स नहीं होते, अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। तो 1992 के बाद, इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, और प्राइवेटाइजेशन बढ़ता गया, और रिसोर्स एलोकेशन, जो डिमांड ऑफ रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लेक्ट होता गया, तो गहरा घाव हो गया पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हेल्थ बजट हर साल करते हैं, वो बैंडेड है, उससे कुछ नहीं, अभी देखेंगे इस साल का भी हेल्थ बजट के बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेट एंटरप्रेनर्स आ गए, मार्केट फोर्सेस, अभी 60% के भी ओपीडी अटेंडेंस, और 70% हॉस्पिटल बेड, और 80% डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में है। तो मेजोरिटी डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल, नर्सिंग, एजुकेशन भी अभी प्राइवेट सेक्टर में आधे से ज़्यादा, मैंने बताया। और ये हमारे देश का स्वास्थ्य का सुधार सकता है क्या, ये मॉडल, बड़ा सोच की बात है ये। और गवर्नमेंट बीच बीच में करता है कोशिश, से बैंडेड लगाता है। तो ये लॉन्ग, उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया,
2005 में। और उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन बाद में लॉन्च किया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो हेल्थ केयर इन द रूरल एरियाज, जो गरीब लोग हैं या रूरल रूरल पॉपुलेशन है, उसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन किया, जो कि अर्बन एरिया में भी पुअर काफ़ी है, जो माइग्रेंट लेबर जाते हैं स्लम एरिया में, उनके भी हेल्थ बहुत पुअर होता है। तो ये दोनों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को मिला के इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन बनाया है, जो कि कोशिश था कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। और अच्छा प्लान किया था इन्होंने, पर उसको लागू करने में कमी रह गई। और अभी जो लेटेस्ट बजट है 2024-25 का, उसमें भी नेशनल हेल्थ मिशन को अच्छे से नहीं एलोकेशन किया है, बताएंगे आगे। और दूसरा उन्होंने क्या किया, काफी इसके ऊपर ये हुआ था, अफोर्डेबल हेल्थ गरीब को देने के लिए आयुष्मान भारत किया था 2017 को। और उसका हेल्थ बजट 2018-19 में किया था। आयुष्मान भारत योजना जो था, उसके दो कंपोनेंट थे। एक तो था कि हेल्थ सब सेंटर, 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया था। एक प्रकार से नाम बदल दिया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वेलनेस सेंटर बोल दिया था। और कुछ ट्रेन किए थे उन्होंने, कुछ हेल्थ ऑफिसर टाइप ट्रेन किए थे, जो जाके लोगों को नॉन केमिकल लाइफस्टाइल डाइट के बारे में बताएंगे। और 2022 तक उनका प्लान था, जो केटरी सेकेंडरी। और फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बीमा योजना जो बनाया था पीएमजे, ये आयुष्मान भारत के अंडर में, ये बीमा से सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेल्थ बीमा था ये आयुष्मान भारत। और इसमें फाइनेंशियल प्रोविजन बीमा में ही था। और पर कोई ऐसा ज़्यादा कुछ बजट एलोकेशन नहीं हुआ कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कुछ मजबूत करें। तो ये एक प्रकार से बीमा बना दिया, जिससे कि कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके ट्रीटमेंट ले सकते थे इस बीमा से। उसको जो पैसा पॉकेट से बेशक न खड़ा हुआ, बीमा बीमा कंपनी देता था, जो बीमा किया है आयुष्मान भारत प्रोग्राम में। पर उससे क्या है, उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फायदा होता था। वो भी बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल में, गांव में बहुत कमी है, तो उसमें भी दूर से आना पड़ता था। हमारा जो जनता है वो तो दूर में रहता है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ फैसिलिटी नहीं है, सेकेंडरी, तो वो फिर आयुष्मान भारत के लिए भी उसको इतना ट्रैवल करना, दूसरा फिर खर्चा बढ़ जाता था ट्रैवल का, इसका उसका। और इसमें भी काफ़ी कमियाँ थी आयुष्मान भारत में। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1200 करोड़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में खर्चा किया था। वो उससे क्या, 80,000 एक सेंटर में, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 80,000 क्या अमाउंट होता है, पुताई में ही लग जाएगा उसका। थिन कोट और पेंट। बजट एलोकेशन फॉर पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य का 2,000 करोड़ था 2018-19 में। और वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से डबल था, जो कि इसके अंदर आ गया। बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये दोनों जो ये है, ये एक ही गड्डी, पत्ते का गड्डी को हमने सफल कर दिया। उसका वेलनेस सेंटर नाम चेंज कर दिया, पर कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाए नहीं। 80,000 दिए एक सेंटर के लिए, कुछ लोगों को ट्रेन करके भेजे वहाँ पे, पर हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो नहीं बढ़ाए ना, जो कि चाहिए, जो कि बोर्ड कमेटी ने बोला था कि 6 डॉक्टर होने चाहिए प्राइमरी लेवल में, जिसमें गायनेकोलॉजी सर्जन भी है। कहाँ है फिर अभी। अभी देखते हैं हेल्थ बजट 2024 और 25 का। बैंड एड टू कवर डीप वुंड्स, बैंड एड है गहरे घाव को भरने के लिए। हेल्थ बजट 2024-25 अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ डिकेइंग पब्लिक हेल्थ। तो ये जितने सालों से हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, हमारे
75 साल से ज़्यादा से जो बेचारे एक प्रकार से सड़ रहे हैं, इसमें अभी 1 साल का बजट क्या करेगा वही हम देख रहे हैं। तो बैंडेड जैसा है, बैंडेड। अब बजट में क्या है, कितने में अलोकेशन क्या है इस बजट का? 90,958, करीब 91 90,558 करोड़ इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और ये 13% ज्यादा है पिछले बजट से। 12.9 या 13% ज्यादा है। उसमें से 87,656 करोड़ allocated to health and family welfare department, and 3,000 करोड़ फॉर हेल्थ रिसर्च। हेल्थ रिसर्च के लिए 3,000 करोड़ दिया। पैसे नहीं है, कहाँ से रिसर्च देगा? रिसर्च फिर प्राइवेट फार्मास्यूटिकल ये देगा फंडिंग, और फिर उन अपना वो मार्केट आगे बढ़ाएगा, उस हिसाब से ही रिसर्च करेगा। गवर्नमेंट रिसर्च ज़्यादा होना चाहिए। बजट फॉर एम्स न्यू दिल्ली थोड़ा सा बढ़ाया, 4,273 करोड़ से 4,523 करोड़, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया उन्हें। एम्स जो सबसे ज़्यादा है, पिछले साल 4,273 करोड़ था, इस साल 4,273 है, पिछले साल 4,523 था, तो मतलब एक प्रकार से उतना ही है एम्स का। गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कमाया है कैंसर ट्रीटमेंट दवाइयों में, कस्टम ड्यूटी कमाया एक्सरे ट्यूब में, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स में। हाई एंड वो जरूरत है, मानते हैं, पर द मार्जिनल एक्स्ट्रा लोकेशन से लगेगा थोड़ा सा, पिछले साल से थोड़ा लगेगा कि हम थोड़ा थोड़ा करके हेल्थ बजट बढ़ा रहे हैं, पर इससे क्या है, हम सच्चाई छुपा रहे हैं। क्योंकि जो भोर कम्युनिटी के हम कहीं नज़दीक नहीं है, जो कि हमारे को एक इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा मुकद्दर से हम मिल रहे थे, जैसे नेहरू जी ने बताया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। वो हम डेस्टिनी नहीं पहुंच पा रहे हैं हेल्थ के इसमें। अंग्रेजी में दिया था भाषण नेहरू ने। तो व्हाट इज मोर कंसर्निंग इज दैट, एक और चिंता की बात क्या है कि इस बजट का तो क्रिटिसिज्म हुआ है, इसका आलोचना हुआ है, पर वो भी सही आलोचना नहीं हुआ है। सही उसका एक आलोचना ये है कि there is no incentive to bring private health care closer to common Indian। एक ये बोला कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर है आम आदमी के नजदीक नहीं आया है। वो वही मैं बता रहा था ना कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो शहरों में ज़्यादा है, तो वो था कि कोई ऐसा नहीं किया है कि जो कि प्राइवेट अस्पताल गांव में चलो, क्यों जाएंगे गांव में वो? या टैक्स वैक्स कुछ रिलीफ दे तो ठीक है, पर किसने बोला था कि आप अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ये अस्पताल आप बंद कर दो? बंद क्या मतलब, अभी जिस हालत में चल रहा कई जगह बुरा ही हाल है। स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, साफ सफाई नहीं है, ओवर क्राउडेड है, बेड्स नहीं है। तो एक तो वो आलोचना किया है कि प्राइवेट हेल्थ केयर को आपने कुछ इंसेंटिव नहीं दिया कि रूरल एरिया में जाए। क्यों जाएंगे भाई? एंड पब्लिक हेल्थ रूरल एरिया में देने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट बहुत करना है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ यूनिट, जहाँ पे 6 पे, जो कि कई सालों से हमने नेगलेक्ट किया है, आज हमसे नेगलेक्ट किया है। दूसरा एक क्रिटिसिज्म किया है, आलोचना किया है कि नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन मैंने क्या बताया, नेशनल हेल्थ मिशन में नेशनल रूरल हेल्थ सर्विसेज और नेशनल अर्बन हेल्थ सर्विसेज। नेशनल हेल्थ मिशन में एक बजट का अलोकेशन किया था एचपीवी वैक्सीन के लिए, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए। और अभी बिकॉज ऑफ दिस खाली 1% इंक्रीज किया है। 1% इंक्रीज किया है नेशनल, जहाँ पे कि आपके पास विलेजेस में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, वो नेशनल हेल्थ मिशन में आता है। और अर्बन पुअर के लिए भी नहीं है ये फैसिलिटी। उनको आप एचपीवी वैक्सीन दोगे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का क्या प्लान है कि 9 से 13 साल के लड़कियों को आप दोगे, उनको 50 साल में कैंसर न हो।
अरे भाई, हमने जैसे बताया है कि हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर से 9 महिला मरती है 1 लाख में, 1 लाख में 9 महिला मरती है सर्वाइकल कैंसर से। और बच्चा देते टाइम गर्भवती महिला है, 1 लाख में से 90 मर जाती है। 1 लाख बर्थ होता है, उसमें से 90 लोग, जिसमें क्योंकि हमारे गांव में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट है, 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसके अलावा 4,000 बच्चे, जिसमें कि फीमेल बच्चे भी बहुत है, वो 5 साल के पहले ही मर जाते हैं। 4,000 हमारे बच्चे डेथ हो रहा है, 4,000 बच्चे डेथ हो रहा है, क्योंकि हमारे हेल्थ सर्विसेज, सैनिटेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है। वो 50 साल होने के पहले ही मर जाते हैं। और आप क्या दे रहे हो अभी, हर लड़की को आप 9 साल में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दे रहे हो, जो कि 50 साल, अब 50 साल के पहले ही हमारे कितने बेचारे गर्भवती महिलाएं मर जाती है, मेटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा है। और दूसरा है कि कई ऐसे पेपर्स हमने दिए हैं, हम ये पूरा आर्टिकल जो पब्लिश है इसको हम लिंक देंगे। इसमें जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का भी कोई अच्छे से एविडेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है कि कितना प्रिवेंट करेगा, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन लगाने के बाद जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो खुद कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच होना चाहिए हर औरत 35-40 साल के बाद, हर साल 5 साल में या हर साल उसको जांच करना चाहिए। सिंपल सा जांच होता है पैप्समियर, जो कि एक उससे पता चलेगा अर्ली स्टेज में। और कई ऐसे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया है कि जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है, ये वैक्सीन से कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो पहली बात है, वैक्सीन का कुछ 100% सर्टेन नहीं है आपको सर्वाइकल कैंसर बचाएगा। दूसरी बात है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वाले खुद बोलते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लिया है फिर भी आपको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करना है। मतलब उनको खुद ही गारंटी नहीं दे सकते कि आप वैक्सीन ले लिया तो और अभी ऐसा इसको प्रमोट किया जा रहा है, फिल्म स्टार है, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधा मूर्ति ने भी बोला था कि देना। वो बेचारे को, उनको मालूम नहीं रहता ना पूरा रिसर्च क्या है, और कई डॉक्टरों को भी नहीं मालूम है इतना हाई टेक। तो बेशक है, अगर ऐसा कोई वैक्सीन हो तो अच्छी बात है, पर ऐसा इतना तगड़ा वैक्सीन गारंटी वाला नहीं है ये। अगर गारंटी वाला होता तो हम, उन लोग कहते नहीं कि आप इसके बाद भी वही सब एक्टिविटी करें जो बिगर वैक्सीन के कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सेफ सेक्स मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में होता है। वहाँ से 13 साल वेस्टर्न कंट्रीज में चालू किया था, क्योंकि उन लोग का टीनेजर्स में थोड़ा बहुत सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। हमारा कल्चर अलग है, जो भी है, हो सकता है ये भी कहते हैं कि भाई हमारा भी कल्चर अभी ऐसा हो रहा है, ठीक है, पर वो एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है। सेफ सेक्स करे, कॉन्डोम यूज़ करे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं करे, और भी बीमारी है। और इसके बाद वैक्सीन भी गारंटी नहीं देता है। तो ये अभी सर एचपीवी वैक्सीन 2 डोज लगेगा, इसमें बहुत खर्चा आता है और हमारा गारंटी नहीं है। जबकि हमारे कम उम्र में हमारी लड़कियां मर रही है, हमारी माताएं मर रही है, मेल न्यूट्रिशन से लड़कियां मर रही है, माताएं मर रही है, क्योंकि ऑब्स्टेटिक सर्विसेज गांव में नहीं है, सेफ डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कहाँ हम दिशा में कहाँ जा रहे हैं। मार्केट फोर्सेस से अफेक्ट हो रहा है वैक्सीन, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स है, मार्केट फोर्सेस है। और दूसरा बात है, एचपीवी वैक्सीन ट्रायल बच्चों में कम नहीं किया था, वेस्टर्न कंट्रीज में किया था, औरतों में कर, क्योंकि दे आप बच्चों में रहे हैं तो। और ट्रायल आपने दूसरे में किया। बच्चों में ट्रायल किया था हमारे देश में आज से 10 साल पहले, वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का ट्रायल किया था, जो कि पाथ ने किया था, गेट्स फाउंडेशन का, और आईसीएमआर ने मिलकर किया था, गेट्स फाउंडेशन। और आंध्र प्रदेश और गुजरात में ट्राइबल लड़कियों में किया था, 9 से 13 साल में। और ट्रायल में थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंट किया था कि ये हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं, ट्रायल नहीं कर रहे हैं। ट्रायल करने से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट एथिकल ये हो जाता है। तो इन्होंने बोला नहीं, हम ऐसे ऑब्जर्वेशनल, जबकि वो गलत इन्होंने किया था। और ट्रायल के दौरान काफ़ी दुर्घटना हो गया था, लड़कियों की मौत हो गई थी। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो पार्टनर था ट्रायल में, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो कोइंसिडेंटल है, ये तो कनेक्शन नहीं है वैक्सीन का। पर काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ और गवर्नमेंट कमेटी इन्वेस्टिगेट किया था, और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसका जांच किया था। जो 72nd रिपोर्ट उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया था। 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं। और उसमें बताया था कि जो रिपोर्ट का जो उनका जो ये था,
मत था रिपोर्ट का कि काफ़ी गलत तरीके से ये ट्रायल किया गया था, और कई लोग और इंस्टीट्यूशंस ने अपना जिम्मेदारी से नहीं किया काम। और आईसीएमआर को भी क्वेश्चन किया था कि वैक्सीन पहले से आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं जबकि कोई इसका स्टडी नहीं हुआ है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये भी कहा था कि ये कोई मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई ईबीआई को। और 10 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई ऐसा इंक्वायरी नहीं हुआ, और अभी लोग भूल गए कि ऐसा कुछ हुआ था। गेट्स फाउंडेशन, आईसीएमआर, यही एचपीवी वैक्सीन के ऊपर हुआ था। अभी फिर से एचपीवी वैक्सीन का हल्ला गुल्ला चालू हो गया। ठीक है, देखते हैं, पर जांच होना चाहिए, पर इसमें कुछ कमियां हैं। हमको इतना जल्दी नहीं पैसा लगाना चाहिए जिसका कि इतना कंट्रोवर्सी है, और इसके अलावा 100% गारंटी नहीं है। और अभी पॉलिसी मेकर अभी फिर से वो इसी को एचपीवी वैक्सीन है, अभी भी कोई खुद कह रहे हैं कि भाई, वैक्सीन वाला खुद कह रहे हैं कि भाई इसके बाद भी स्क्रीनिंग होना चाहिए। मतलब ये 100% सर्टेनिटी नहीं है प्रिवेंट करेगा कि नहीं। फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी सब आ गए हैं, साइंस पीछे रह रहा है। मास स्केल हमको नहीं करना चाहिए यूनिवर्सल, इसमें ये हम हमारा मत है। क्योंकि हमको एक तो इतने ज़्यादा आप करोगे, अब ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी लेवल में डॉक्टर्स नहीं है, गायकोस नहीं है, हेल्थ वर्कर्स नहीं है। वैक्सीन साइड इफेक्ट कौन देखेगा? एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम इसीलिए हमारा है, और पता भी नहीं चलेगा, फिर कोइंसिडेंटल कहेंगे। और एफिकेसी का हमने बताया है इसको कितना है, और एक पेपर भी है छपा है 2020 को, एक जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी, काफ़ी बड़ा जर्नल है। उसमें है, विल एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। उसमें उन्होंने गैप्स बताए एविडेंस में। ये पीयर रिव्यूड पेपर है, रिसर्च पेपर है। उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन से। ये पेपर है, अवेलेबल है, मैं इसका नाम दिया है, ये जो लेख है, ये लेख का मैं लिंक दे दूंगा ये यूट्यूब इसमें डिटेल्स में। विल एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर रीस। और कहा था कि ये जो जितने भी ट्रायल किए हैं, कैंसर तक का नहीं ट्रायल किए हैं, क्योंकि वैक्सीन तो अभी 6-7 साल ही हुए, कैंसर 20 साल बाद होता है। तो वो बीच के कुछ मार्कर्स लिए, एंटीबॉडी लेवल लिए, और जो अर्ली लीजन्स होते हैं, अर्ली, उसको देखा। वो अर्ली लीजन्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर के होते हैं, मेजोरिटी क्लियर हो जाते हैं। और एक और पेपर हमने दिया है इस लेख में कि एक ब्रिटिश मेडिकल एक जर्नल में, कैंसर, बीएमसी कैंसर, स्प्रिंगर नेचर ने पब्लिश किया है। उसमें पिछले 30 साल में इंडिया में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर रेट बहुत कम हो गया है, बिगर वैक्सीन रोल आउट के पहले ही। बिकॉज सर्वाइकल कैंसर के कई कारण होते हैं, पुअर हाइजीन, पुअर ये महामारी के टाइम, वो पुअर हाइजीन, पुअर ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम, जब उसमें ठीक से कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना, जैसे ये भी आता है ना आपका, अक्षय कुमार का एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ करो। तो कई जगह गरीबी में हाइजीन ठीक नहीं होता, वो सब अभी इम्प्रूव हो रहा है। तो पिछले 30 साल में, और एचआईवी के डर से भी कई लोग सेफ सेक्स कर रहे हैं, तो 30 साल में सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो है, वो अभी बहुत कम हो गया है 30 साल में, वैक्सीन आने के पहले। और ये सब नहीं बताते वैक्सीन मैन्युफैक्चर, वो कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर 30 साल में कम हो रहा है। और जैसे बोला, 1 लाख में 9 महिला मरती है कैंसर से, क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं होता कैंसर के। और हमारे 90 महिलाएं मर जाती है, गर्भवती महिलाएं, बच्चा देते टाइम, डिलीवरी के टाइम। तो अगर सही में इंटरेस्ट है इनको पब्लिक हेल्थ में, औरतों का हेल्थ में, तो इनको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का कैंप हर जगह होना चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए गांव गांव में, जहाँ पर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हो। 40 साल के बाद महिलाओं में, 30 साल के बाद, तो उसमें क्या होगा कि अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा। और उसमें अभी आपका डिलीवरी के लिए नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट, तो अब वो वैक्सीन दे रहे हैं पर बेसिक सर्विसेज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने लिखा है कि इसमें जैसे एचपीवी वैक्सीन से कोई फायदा नहीं है जहाँ पे सर्वाइकल स्कैनिंग रेगुलरली हो रहा है, एस्टेब्लिश्ड है।
पैप स्मीयर से करते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट कैंसर। पब्लिक हॉस्पिटल्स अगर चारों तरफ फैला हो हमारे पूरे देश में, तो अपने आप ये मैटरनल डेथ भी कम हो जाएगा, गर्भवती महिलाएं कम मरेगी, बच्चे कम मरेंगे, अंडर 5 मेलन्यूट्रिशन ठीक हो जाएगा। और नेशनल हेल्थ मिशन जो जो कि करना चाहिए, जो नेशनल हेल्थ मिशन में ये सब है प्लान में, पर पैसा नहीं है। प्लान बना दिया, पैसा नहीं दे रहे। पैसा किधर दे रहे? टर्शरी के हॉस्पिटल में जा रहा है, वैक्सीन में जा रहा है। जो वैक्सीन 100% हमको पता नहीं है कि बचाएगा कि नहीं। अच्छे वैक्सीन है बेशक दीजिए, पर एचपीवी वैक्सीन का गारंटी नहीं ले रहे हैं उन लोग खुद वैक्सीन वाले। और उसका बजट कितना बढ़ा है नेशनल हेल्थ मिशन का? 1.16% बढ़ा है। 1% बजट बढ़ा है पिछले साल से नेशनल हेल्थ मिशन में। कैसे होगा? ये तो पेपर में ही होगा। और उसके अंदर एचपीवी वैक्सीन भी डाला है, कैसे हो पाएगा? एचपीवी वैक्सीन पूरे देश में सबको, 9 से 13 साल। अभी क्या है, आगे कैसे जाना है? आगे कैसे वे फॉरवर्ड? हमको कई पीछे कदम लेने पड़ेंगे अगर आगे हमको प्रोग्रेस सही में करना है। ये बैंडेड से नहीं होगा हेल्थ बजट। हमको हर साल हम हेल्थ बजट डालते हैं, इससे कुछ नहीं होने का। हर साल हम अलग ही जा रहे हैं रास्ते में और खो रहे हैं। वी हैव टू एक्सपैंड। हमको बोर्ड कमेटी में वापस जाना, हमको पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री में देना है। हाई राइज हॉस्पिटल शहरों में होने से नहीं होगा, हमको पूरे अस्पताल पूरे देश में फैलाना है। पब्लिक हॉस्पिटल नॉट प्राइवेट। प्राइवेट प्लेयर इंपॉर्टेंट है, बट टू मच हम अभी ओवर डिपेंडेंस कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। उनको खर्चा करते बेचारे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये उनके भी मार्केट से उनको अपना काम कर रहे हैं। पर हम अपना काम हमको करना चाहिए। सब कुछ प्राइवेट में देना मतलब स्कूल में नहीं पढ़ाओ, सब कुछ कोचिंग सेंटर में दे दो, उससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और हेल्थ प्लानर्स हमारे हेल्थ के जो प्लान बनाते हैं वो अमेरिकन इससे वे में जा रहे हैं। और वो प्रमोट क्या कर रहे हैं? कंज्यूमरिज्म। बड़े बड़े नए नए मेडिकल एडवांसेस में ज़रूरत नहीं भी हो, है मेडिकल एडवांसेस का एक जगह है। पर अगर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर अच्छा होगा तो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होंगे हम टर्सरी केयर में। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के जाल में अपने आप फंसे जा रहे हैं। जरूरत है पर एक एक एडिक्शन जैसे हो गया। कॉस्ट इससे बढ़ जाता है, हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाता है और रिटर्न हमको उतना नहीं होता है, क्योंकि ये लेट स्टेज डिजीज में आ जाते हैं ना। और लेट स्टेज डिजीज में एक स्टेज ऐसा आता है कि कितना भी आप मेडिकल खर्चा कर लो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होता, खींचे जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाता है। एंड स्टेज केयर का सबसे ज्यादा कॉस्ट। तो स्टेप फॉरवर्ड बहुत सारे कदम पीछे हैं, आगे कदम लेने का क्या है? बहुत सारे उल्टे कदम लेने पड़ेंगे अब। तो हमको जो धूल जम गया है ना बोर्ड कमेटी रिपोर्ट से, वो धूल निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा उसको। और उसमें जो दिया है उसको हमको एक लाना पड़ेगा बोर्ड कमेटी में जो एक। पर यह कोई करना नहीं चाहेगा, यही दुख की बात है, क्योंकि इसमें ग्लैमर नहीं है और पैसा नहीं है और मेडिकल टूरिज्म नहीं है। और क्योंकि बड़ा बड़ा अस्पताल तो अलग ही दिखता है ना, चमक धमक। तो जो भी है, तब तक जब तक हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, हमारे जो हर साल जो हेल्थ बजट निकालते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं होने का उसका, कछ कख नहीं होने का। और क्योंकि हम ये लोगों को डिमांड करेंगे, लोग भी थोड़े ये हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को मतलब बड़ा अस्पताल से तो उनका बीमारियां दूर, बीमारियां होंगी ना, तो बड़ा अस्पताल है तो बीमारियां होगा, तो बड़ा अस्पताल है, छोटे अस्पताल होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी उतने डेट स्टेज बीमारियां नहीं होगी। छोटे अस्पताल में ठीक हो जाएंगे शुरू वाली बीमारियां। पर लोगों को इतना नहीं, उनको भी लगता है कि भाई ये मैजिक कर देगा हमको बड़ा अस्पताल में जाएंगे तो। इतना ही मेरे को बताना था। ये अभी पीपल, अगर लोग समझेंगे तभी नेता को तो वोट से मतलब है। और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको नोट से मतलब है। तो नोट एंड वोट के पीछे बीच में आम आदमी फंसा हुआ है। पर अगर जन ऐसा लोगों में ऐसा आए कि उनका डिमांड भरे, तो वो कम से कम जो पॉलिसी प्लानर्स है, जो
पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको जब वोट दिखेगा तो वो शायद इस तरफ जाएंगे। तो इतना ही कहना था मेरे को। धन्यवाद।